को लगभग आधे घंटा पौन घंटा देने के बाद हम दूध उसका इतना निकाल लेते हैं कि वो बच्चा पी सके। तो पहला गाढ़ा जा रहा है उसमें जिस दिन वो 1.5 किलो खत्म कर देता है उसके नेक्स्ट डे से हम उसको फीड बढ़ाने लगते हैं और दूध कम करने लगते हैं। तो हरा नहीं देते हैं, इसमें साइलेज, भूसा और फीड। ड्राई काऊ फीड आता है अलग से, वो ड्राई काऊ या प्रेग्नेंट हीफर फीड आता है और एक फ्रेश काऊ फीड आता है। ट्रांजिशन हम बच्चा देने के लगभग 20 दिन पहले शुरू करते हैं और फ्रेश काऊ जो होता है बच्चा देने के 1 महीने तक। ठीक है। दूसरा ये कि जो दूध के लिए जबरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा खिलाना, ये सब हमारे मतलब आप देखेंगे हमारे यहाँ कोई नमक वमक नहीं पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ठीक है। और भी बहुत स्टाफ है, दो स्टाफ, जैसे शेड मैनेज में 2 लोग हैं। शेड के अंदर 2 हमारा स्टाफ है, वो 2 लोग रहते हैं और 20 किलो मान लेते हैं, 20 किलो पे 10 किलो फीड। ठीक है, 20 किलो दूध पे और लगभग 18 से 20 किलो साइलेज और 6 किलो हरा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये डेयरी फार्म जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और इस फार्म को कैसे 5 सालों में सफल बनाया गया, कितनी मेहनत लगी, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जानकारी लेने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। इन्होंने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ करके इंजीनियरिंग करके जॉब किया और जॉब छोड़ने के बाद डेयरी फार्म को इन्होंने सफल बना लिया है। तो कैसे सफल बनाया और काफ़ी शानदार तरीके से इसको मैनेज करें, तो आइए हम सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है नई कृषि दर्पण, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके भी हमसे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए हम सर से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। तो अब हम आपके फार्म मैनेजमेंट में बात करेंगे। तो जैसे कितने कैटेगरी में अपने फार्म को डिवाइड कर रखा आपने सर? जैसे हमारे फार्म में अगर मैं पशु की कैटेगरी की बात करूं तो एक सबसे जहां से बच्चा पैदा होता है, काफ हो गया, वो दूर दिख रहा है सेक्शन। जी। उसके बाद हमारा पशु की जो बच्चा मतलब आपने उसमें रख रखा है जी। तो कितने दिनों तक उसमें आप पशुओं को रखते हैं सर? हमारा जो काफ है, जो जैसे आज पैदा हुआ, तो वो 3 से 4 दिन तो ये जो बगल में आप देख रहे हैं जो छोटा सा सेक्शन इसमें मुर्गी टहल रही है, जी, वो सेक्शन जो है वो हमारा प्रेग्नेंट गाय का सेक्शन है। अच्छा। तो इसमें जो गाय तुरंत बच्चा देने वाली होती है, 10 दिन बचे हैं जिसके, अगर उपलब्धता के ऊपर हो सकता है वो भरा हो तो हम लोग नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ये हमारा प्रेग्नेंट का जगह है। तो इसमें ही डिलीवरी करवाते हैं। अच्छा, डिलीवरी इसी में होता है। हाँ, जो हमारी गाय काल्विंग होती है वो इसमें होती है। तो काल्विंग के लिए ये बना हुआ है, 3 से 4 दिन इसमें रहेगा। उसके बाद वो बगल में शिफ्ट रहता है, क्योंकि अभी बच्चे उसमें है नहीं, सब अपनी उम्र क्रॉस कर चुके हैं, तो वो ऐसे उसमें सब भर दिया गया है। उसके पीछे भी ये सेक्शन ऐसे ही सेम है। ठीक है। तो इस प्रेग्नेंट वाले के पीछे वाला जो सेक्शन है वो हमारा इनका स्टाफ का किचन हो गया, उसके बगल में हमारा फिर काफ का सेक्शन। तो 5 दिन के बाद, 3 से 4 दिन के बाद हम उसको काफ वाले सेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं और मदर को इधर ले आते हैं मेन शेड में। तो उधर ले जाने के बाद वो करीब 3 महीना लगभग उसमें हम रखते हैं उसको। उसके बाद 3 महीने में, अच्छा 3 महीने आप रखते हैं उसमें, तो सर उसमें उनका फीड प्लान क्या होता है, इसके बारे में भी आप बताते चलेंगे सर? अच्छा। 3 महीने उसमें रखते हैं। तो पहले तो देखिए ऐसा होता है कि बच्चा आज पैदा हुआ तो गाय हमारी जैसे ही थोड़ी सेटल हो जाती है, झेर वेर निकल जाता है जी, और बाकी उसके दर्द से थोड़ी उसको राहत होती है आफ्टर काल्विंग, बच्चा देने के बाद, तो उसको लगभग आधे घंटा पौन घंटा देने के बाद हम दूध उसका इतना निकाल लेते हैं कि वो बच्चा पी सके। तो पहला गाढ़ा जो दूध आता है पीला वाला, सबसे पहले बच्चे की हमारी पूरी कोशिश होती है, देते ही हैं वो जितना पी सकता है वो दे देते हैं। अच्छा। उसके बाद 2.5 लीटर के आसपास से, मतलब 2 लीटर से शुरू करते हुए, और उसको हम लगभग 3 सवा 3 तक जाता है। दूध बढ़ता रहता है गाय मतलब काफ का, और उसके साथ ही जब हम उसको उस वाले सेक्शन में ले जाते हैं 5 दिन बाद, 5 दिन वो माँ के साथ रहा, माँ के बाद वो जब उधर गया तो उसको पहले एक छोटा सा उसका अपना बाउल होता है, उस बाउल में हम उसको भूसा और फीड, काफ स्टार्टर जो हमारा है वो उसको हम दे देते हैं, चटा देते हैं। उससे ये फायदा होता है कि उसका जो 20वें दिन से रूमन स्टार्ट हो जाता है। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका रूमन स्टार्ट करने के लिए उसके पेट में अन्न जाना जरूरी है, या जो भी फीड उसका है उसको एक सेंस आए कि भाई हमको फीड है, हमें दूध ही नहीं खाली पीना है, दूध पे नहीं रहना है। तो इससे क्या फायदा है कि एक तो उसकी ग्रोथ में हमको फायदा मिलता है, फीड पे आता है तो हमारे लिए मैनेजमेंट आसान है। दूसरा, गाय से दूध निकाल के उसको हम बॉटल में, एक आती है अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, काफ मिल्किंग मतलब उसकी फीडिंग बॉटल आती है, तो उससे उसको निपल का फील आता है, गाय के टिट्स टाइप से फील आता है, तो उससे वो अपना हम लोग फीड कराते हैं। तो उससे क्या है कि हमको पता है कि हमारे कौन से दिन का बच्चा है और उसको हमें कितना दूध देना है। अगर हम उसको थन से पिला देंगे गाय के तो हम जान नहीं पाएंगे उसने कितना पिया, क्या किया। तो चूंकि मैनेजमेंट एक इस स्तर पे करना है कि हमको उसको अच्छी ग्रोथ, बिना बीमारी और किसी के साथ उसको बड़ा करना है, तो एक एक चीज कैलकुलेटेड है। तो जैसे वो 1.5 किलो फीड पे आता है, धीरे धीरे वो फीड खाना शुरू करता है, फीड बढ़ता जाता है, जैसे वो 1.5 किलो पे आता है हम दूध कम करना शुरू करते हैं, फीड बढ़ाना शुरू करते हैं और दूध कम। तो हमारा डेली तौल के फीड जा रहा है उसमें, जिस दिन वो 1.5 किलो खत्म कर देता है उसके नेक्स्ट डे से हम उसको फीड बढ़ाने लगते हैं और दूध कम करने लगते हैं। तो कोशिश होती है कि 5 महीने के अंदर अंदर
वो अपने फीड पे प्रॉपर आ जाए। उससे पहले भी आ जाता है, मतलब मैं 5 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। उसमें डिवॉर्मिंग कितना दिन तक होता है? डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी चीज़ है। जैसे आप सबसे पहले 0 दिन पे बच्चा पैदा हुआ, 5 दिन से लेके 5वें दिन हम कर देते हैं पहली डिवॉर्मिंग। प्रिस्क्राइब्ड 7वां दिन है, लेकिन 5 दिन 7 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी जल्दी डिवॉर्मर उसको मिलेगा, क्योंकि वो माँ के पेट में था तब भी उसको डिवॉर्मर मिल रहा था, तो उसको पहला 7वें दिन पे, फिर 15वें दिन पे, फिर 30वें दिन पे, फिर तीसरे महीने पे, और फिर 6ठे महीने पे। 6ठे महीने पे एक डिवॉर्मर वो सबके साथ पा जाता है। अच्छा। हमारी सारी गायों के साथ। और हम अपने फार्म पे पहले 3 महीने पे डिवॉर्मिंग कर रहे थे, बट अभी कुछ लोगों से बात करके और अपनी भी अनुभव से ये समझ में आया कि वो डिवॉर्मर क्या करता है ना, गाय को थोड़ा दिन 1-2 दिन के लिए हिलाता है। हाँ। तो जिस समय वो पीक मिल्क पे होती है उस समय डिवॉर्मर देने से बचते हैं, तो 4थे महीने पे डिवॉर्मर दे देते हैं। तो 5 महीने के बाद फिर कहाँ शिफ्ट कर देते हैं अपने? 5 महीने के बाद इसी के पीछे एक हमारा हीफर सेक्शन है। वो अभी वहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए मैं आपको लेने जा रहा हूँ। तो जैसा स्ट्रक्चर इधर बना है, सेम स्ट्रक्चर पीछे है, तो उसमें उसको एरिया ज्यादा मिल जाता है घूमने के लिए, वो बड़ा हो जाता है। तो 5वें महीने के बाद वो हीफर सेक्शन में चला जाता है, और हीफर से एआई की उम्र में वो इधर आता है। अच्छा, इस वाले सेक्शन, इस साइड में आता है। तो अभी इसमें अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि स्टाफ उधर है नहीं कोई और उधर चारा लगा है, तो हीफर को कुछ को मैं यहाँ ले आऊँ। जैसे वो एक बीच में बैठी है गाय, 2 काली के बीच में बड़ी वाली गाय बैठी है, इस उम्र में इनको यहाँ लाते हैं। लगभग 13 महीने और 300-350 किलो का हम लोग का टारगेट रहता है कि 13 महीने के बाद हम एआई करते हैं। तो 5 से लेके 8-9 महीने तक ये वहीं रहती हैं। अच्छा। उसके बाद हम इस साइड में लाते हैं, और कई उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी तेज ग्रोथ है। कुछ बच्चे जल्दी, मतलब वो तो सब आप समझ ही रहे हैं, प्रोजनी की बात। फिर इनका क्या फीड प्लान हो जाता होगा? फिर जब ये यहाँ आते हैं तो फिर ये अपने जैसे बाकी गायों का जिस तरीके से फीड मैनेजमेंट चल रहा है, तो जैसे आप देखेंगे ये एक सेक्शन है, इसका फीड ये पड़ा हुआ है। एक वो सेक्शन है, उसका फीड उसके सामने हो गया। एक ये सेक्शन है, ये ड्राई सेक्शन है, इसलिए आप देखेंगे इसमें आप हरा चारा नहीं पाएंगे। ड्राई का सेक्शन है? हाँ, ये ड्राई का हुआ है। ये सब प्रेग्नेंट है, ड्राई को हरा चारा नहीं देना चाहिए, ठीक है। उससे आपको आफ्टर काल्विंग जो फेब्रोसिस या उसकी समस्या होती है वो हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो हरा नहीं देते हैं, इसमें साइलेज, भूसा और फीड। अच्छा। ड्राई काऊ फीड आता है जी अलग से। वो ड्राई काऊ या प्रेग्नेंट हीफर, वो 2, इसमें हीफर्स भी हमारे हैं, इसमें ड्राई भी हमारे हैं। जो मतलब प्रेग्नेंट हीफर्स भी इसमें हैं, और जो उधर से ड्राई होकर मिल्किंग के बाद आ रही है गाय, वो भी है। तो ये ड्राई काऊ का हो गया, और ये 2 सेक्शन हमारे मिल्किंग के हैं। अच्छा, ये दोनों मिल्किंग वाले इधर वाले। तो मिल्किंग का क्या अलग फीड प्लान होता है कि वहीं सेम? नहीं, अलग, सबका फीड अलग है। देखिए फीड में क्या है कि कम ज्यादा, और दूसरा उनका अलग अलग फीड आता है। जैसे अब आपको फीड की बात बताएं तो हमारे पास एक प्रीमियम मिल्किंग हो गया, हाई मिल्किंग हो गया जी, और स्टार्टर हो गया। स्टार्टर हमारा जो है वो बच्चों के लिए हो गया, काफ के लिए हो गया। हाई मिल्किंग, प्रीमियम मिल्किंग काऊ के लिए हो गया। उसके बाद एक ट्रांजिशन फीड आता है और एक फ्रेश काऊ फीड आता है। ट्रांजिशन हम बच्चा देने के लगभग 20 दिन पहले शुरू करते हैं, और फ्रेश काऊ जो होता है बच्चा देने के 1 महीने तक, लगभग 20 दिन तो जरूर देते हैं, और 1 महीने तक उसको फ्रेश काऊ देते हैं। फ्रेश के बाद वो हाई मिल्किंग पे आ जाती है, हाई मिल्किंग के बाद वो ड्राई पे आ जाती है। तो इतने फीड हैं, और एक बीच में फीड है प्रेग्नेंट हीफर। तो जो हमारे हीफर्स प्रेग्नेंट हो रहे हैं, हीफर्स बोले तो जो पहली बार बच्चा देने वाले हैं, उनकी प्रेगनेंसी में हम उनको प्रेग्नेंट हीफर फीड देते हैं। हर फीड में उनकी अपनी जरूरत, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे सलाह लेके, और जो फीड जहाँ से हम मंगाते हैं माँ फीड्स के, माँ डेयरी फीड से, तो उन वहाँ से हमको मतलब पता है कि उनके पास भी अपने कंट्री बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो वो हमको न्यूट्रिशन का प्लान अपना भेज देते हैं कि भाई ड्राई में हमारा ये पड़ा हुआ है, फला इसमें ये है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राई काऊ को हम हरा चारा नहीं देंगे, तो हरा चारा इसलिए नहीं देना है कि उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, तो बात उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हरा चारा मेन मोटी बात ये है कि हरा चारा नहीं देना। तो ड्राई में हो गया, ये हो गया। अब जैसे हमारे प्रेग्नेंट हीफर्स हैं, अब हीफर्स की जो अपनी जर्नी है उसमें जब उनकी एआई शुरू होती है, जब हम उनको इधर लाते हैं तो उनको कंट्रोल्ड फीडिंग पे रखते हैं। अच्छा। उसके पीछे एकदम बेसिक कारण है कि वो ज्यादा खाएंगे, ज्यादा, पहली बात तो ज्यादा किसी को नहीं खिलाना है, ज्यादा खिलाना या कम खिलाना ये दोनों गड़बड़ है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो दूध के लिए जबरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा खिलाना, ये सब हमारे, मतलब आप देखेंगे हमारे यहाँ कोई नमक वमक नहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। कहीं हमारा मिनरल मिक्सचर हम ऊपर से नहीं डाल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, टॉप ऑफ फीड हम डालते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक सेक्शन है, उसी सेक्शन में 40 लीटर की गाय है, उसी सेक्शन में 35 लीटर की गाय भी है, तो अब सीधी सी बात है 40 वाले की रिक्वायरमेंट अलग है 35 वाले से। तो हम क्या करते हैं, 40 वाले को ऊपर से टॉप ऑफ फीड डालते हैं, जहां पर वो खा रही है, जिस बांध, आप कोई गाय को बंधा हुआ नहीं पाएंगे, सब खुली, जिसको जहां घूमना टहलना है घूमे टहले खाए, सबके सामने अपना फीड पड़ा हुआ है। जिसको हमें नहीं खिलाना है केवल उसी के सामने फीड नहीं है। जैसे ड्राई काऊ को आप ज्यादा खिलाएंगे, काल्विंग में दिक्कत आएगी, बच्चा जनने में उसको समस्या होगी। सेम विद हीफर्स है। एआई के टाइम पे अगर आप हीफर को ज्यादा खाना खिलाएंगे, वो वैसा ही है कि जो लोग मोटे ओबेसिटी वाले जो लोग हैं, जिनकी सेहत थोड़ी सी भारी होती है, उनको कंसीव करने में, उन माओं को, उन महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो सर एक मेरे मन में सवाल है कि आपके स्टाफ को तो पता नहीं होगा, आप यहाँ रहते भी नहीं होंगे जी, तो आखिर स्टाफ को कैसे पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में कौन सी फीड देनी है, कितनी कौन सी पशु कितनी देनी है? बिल्कुल, इसके बारे में बात करेंगे सर हम आपसे। इसमें देखिए ऐसा है कि एक तो अब तो
टाइम हो गया है, 5-6 साल हो गया है, तो हमारे यहाँ जो पुराने स्टाफ हैं, और ज़्यादातर हमारे यहाँ पुराने ही स्टाफ हैं, जी। तो ये मनोज, इसमें सुना, ये हैं हमारे मैनेजर साहब। अच्छा। ठीक है, ये मनोज नाम है इनका। जी। और इनका ऐसा है कि ये यहाँ 24 घंटे रहते हैं। अच्छा। ठीक है, और भी बहुत स्टाफ है, दो स्टाफ, जैसे शेड मैनेज में 2 लोग हैं। अच्छा। शेड के अंदर 2 हमारा स्टाफ है, हाँ। वो 2 लोग रहते हैं और वो सारा चीजें देखते हैं। अब मान लीजिए जैसे इनको अनुभव हो चुका है कि किसको क्या भैया किस हिसाब से कैसे जाता है। जी। ठीक है, कहीं कोई समस्या आती है तो पूछ लेते हैं। दूसरा, ये आप देखेंगे बोर्ड लगे हुए हैं। जी। ठीक है, इस पे अभी गंदा हो गया, लेकिन हर जगह लगे हुए थे, तो वहां पर अभी भी लगे हुए हैं, तो उस पे हम लोग लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये नहीं है फार्म पे, तो जो स्टाफ है वो इसको पढ़ के भी जान जाता है, और स्टाफ भी चूंकि पुराना हो चुका है, तो और फीड कोई रोज बदलने की चीज नहीं है। अच्छा। मतलब वो जैसे जैसे दूध घट बढ़ रहा है, उसमें साइलेज कितनी मात्रा में होता होगा सर? साइलेज जैसे है तो वो जो हो गया वो भी सब देखिए, फीड हो गया, पूरा फीड प्लान जो है अच्छा। वो दूध पे डिपेंड करता है, प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है, ड्राई पे डिपेंड करता है कि वो किस एज ग्रुप में है वो, और दूसरा आपका ये कि क्या दूध वो दे रही है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं जी। कि कोई पशु हमारा 20 लीटर जैसे मान लीजिए दूध दे रहा है। ठीक है, तो अब 20 लीटर दूध दे रहा है, तो उसके ऊपर लगभग 8 किलो हम दूध के लिए फीड हो गया। अच्छा। और प्लस 1.5 किलो उसको बॉडी मेंटेनेंस दे देते हैं कि जो उसके शरीर में मेंटेनेंस चाहिए, तो 1.5 किलो वो हो गया। अब इसके लिए जैसे इसके पीछे एक बहुत बड़ा, पहले मैं फीड पूरा बता देता हूँ। 1.5 किलो ये हो गया, तो मतलब लगभग हो गया 9, 9.5, 10 किलो मान लेते हैं। 20 किलो पे 10 किलो फीड। ठीक है, 20 किलो दूध पे, और लगभग 18 से 20 किलो साइलेज। अच्छा। और 6 किलो हरा, 6 से उपलब्धता के ऊपर मिनिमम हम 6 देते ही देते हैं। अच्छा। और चूंकि हमारे पास थ्रू आउट द ईयर लगभग उपलब्धता रहती है, नेपियर लगा रखा है बहुत, और भी सीजनल हमारे पास अल्फाल्फा आ जाता है, मक्खन घास आ जाती है, बाजरा आ जाता है, सारी चीजें रहती हैं। तो 6 किलो मिनिमम से लेके 12 किलो तक हम फीड देते हैं हरा चारा। और साइलेज आपको बताया 18 से 20, और भूसा जो है वो 1.5 किलो मिनिमम है। अच्छा। और मैक्सिमम 2.5 किलो, वो भी तब जैसे कोई गाय है वो मान लीजिए नहीं मान रही है, वो बार बार फीड पे आ रही है, और हमारी कोशिश है कि हम उसको ड्राई रखना चाहते हैं, ताकि उसको, देखिए ऐसा है ना, आपके पास 2 रोटी खाने की भूख है। ठीक है, आपको अगर हम केवल 2 रोटी खिला देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। आपको दाल सब्जी भी हमें देनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपकी 1 रोटी कम करनी पड़ेगी, तभी आप दाल और सब्जी खा पाएंगे। तो वैसा ही कुछ समझिए कि ड्राई काऊ जो हमारी है, हमारी कोशिश ये है कि वो हमारा ड्राई फीड खाए, क्योंकि फीड में वो अवयव हमने डाले हुए हैं, मिनरल मिक्सचर, बाकी चीजें जो हमें ड्राई काऊ को आगे प्रेगनेंसी के लिए और लैक्टेशन के लिए जरूरी है। तो अब अगर हम उसको फीड ज्यादा दे देंगे, मान लीजिए भूसा साइलेज सब भर के दे दिया जैसे वो पहले खा रही थी, तो वो फीड कम खाएगी भाई। अगर मान लीजिए 1 किलो उसने टोटल मिक्स फीड खाया, टोटल TMR जिसको बोलते हैं, टोटल मिक्स राशन, तो अगर मान लीजिए 1 किलो TMR वो खा रही है, तो उसमें फीड भी है, साइलेज भी है, हरा चारा भी है, सब है। तो अब उसके पास फीड तो कम ही गया, जो हमें ज्यादा खिलाना था। तो इस पूरे लॉजिक के हिसाब से। और दूसरा क्या होता है, कई सेक्शन में कोई गाय जो है वो फास्ट ईटर है, कोई स्लो ईटर है, कोई बहुत स्लो है, तो उसके हिसाब से भी मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ गाय पिछड़ जाती हैं, इसलिए हमको जैसे हमारा 9.5 कैलकुलेशन आ रही है, तो हम आधा किलो फीड बढ़ा के ही रखते हैं, ताकि जो स्लो ईटर है, जब सारी खा के थक जाती है, तब वो चुपके से आती है और आराम से खाती है, तो उसको भी कमी ना हो। इस तरीके से फीड पूरा मैनेज होता है। अच्छा, तो अब फीड मैनेजमेंट के बाद हम बात करेंगे। जैसे आपका 5 साल ओवरऑल लगभग हो गया है, तो किस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी होता है और किस चीज को लेकर के परेशानी? जिस मौसम में आप आए हैं, ये मौसम समझ लीजिए डेयरी फार्मर्स के लिए या हमारे स्टाफ के लिए। भाई देखिए, स्टाफ भी इंसान है, उमस उनको भी लग रही है। ये क्षेत्र ऐसा है यहाँ पर, मतलब अब 24 घंटे लाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी। अब आप जनरेटर भी नहीं चला सकते हर समय, तो हमने सोलर लगा रखा है स्टाफ के लिए, और इसके डेयरी के अंदर फैंस और बाकी चीज़ों के लिए सोलर से काम हो जाता है। लेकिन अब मान लीजिए जो गर्मी है, अगर केवल गाय की बात करें, इंसान की समस्याओं से तो आप भी वाकिफ हैं, है ना, तो जो गर्मी है वो गाय को कम परेशान करती है, उमस ज़्यादा परेशान करती है। गर्मी में चूंकि हवा चल रही होती है, फॉगर से काम चल जाता है। हवा में ड्राई एयर होती है, ड्राई एयर में आप जब फॉगर चलाते हैं तो मिस्ट बनता है, मिस्ट से हीट, जो लैटेंट हीट वाला मामला है वो ठीक हो जाता है। तो गर्मी, मतलब कि जो लू वाली गर्मी है, वो प्रॉब्लम उतनी नहीं करती है जितना कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। सितंबर 15 से चीजें होना ठीक होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जुलाई अगस्त रुला देता है। रुला देता है इन द सेंस कि अब आप देखेंगे कि हवा चल रही है, सब शेड हवादार है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे गाय हमारी ये हल्का हल्का हिल रही है। अब ये स्प्रिंकलर जैसे ही चले गए, सब यहाँ इसलिए बैठी हुई है कि स्प्रिंकलर पे आ जाएंगी। स्प्रिंकलर का अपना टाइमिंग है, तो अपने टाइम पे स्प्रिंकलर अपने आप चल जाता है। और ये हर कितनी देर में मनो चलता है स्प्रिंकलर? आधा घंटे पे, लगभग आधा घंटे पे स्प्रिंकलर चल जाता है। अभी मौसम ठीक है तो सही लग रहा है। तो ये गर्मी से ज़्यादा उमस परेशान करती है। और इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो स्प्रिंकलर पे जाएं, ना कि फॉगर पे। मतलब दोनों लगा लें तो बेहतर है। हमने दोनों लगा रखा है कि हमें पता नहीं था, तो हमने पहले फॉगर लगाया, बाद में स्प्रिंकलर लगाया। स्प्रिंकलर ज़्यादा इफेक्टिव उमस में है और फॉगर ज़्यादा इफेक्टिव लू में है। हम लोग के अगर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लू भी बढ़िया रहती है,
तो लू में क्या है, जैसे फॉगर जब चलता है तो बॉडी पे एक लेयर बना लेता है, छोटे छोटे बूंद जो होती हैं बॉडी पे चिपक जाती हैं। हवा चलती है तो वो उस पे आने, मतलब उनको एहसास नहीं होता है, वो हवा पूरा खेल विज्ञान का है, उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो बात होगी। दूसरी चीज क्या होगी, जब आप स्प्रिंकलर से स्प्रिंकल करते हैं तो स्प्रिंकलर जो होता है वो एक तरह से नहलाने की प्रक्रिया है। जैसे आप गाय पे पानी मारते हैं, तेज मारते हैं, वो चोट लगती है। जब आप शावर लेते हैं नहाते समय तो वो वाली प्रक्रिया है। स्प्रिंकलर इनके लिए वो लेयर को खत्म कर देता है, और जो भी हवा जितनी भी उनको लग रही है वो उनको काफी फायदेमंद और उनको थोड़ा सा उनके बॉडी टेम्परेचर को डाउन करता है। अब हम बात करेंगे आपका 5 साल के दरमियान जो रोग को लेकर के सबसे ज्यादा कौन सा रोग आपको परेशान किया पशुओं के साथ में? देखिए कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि 5 गाय हम लोग पहले लाए, उसके बाद 5 फिर हम लाए करीब सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो मतलब सितंबर अक्टूबर से मेरा मतलब है एक सीजन खत्म होने के बाद। हम लोग का सीजन लगभग हम अक्टूबर मानते हैं, अक्टूबर से सितंबर, क्योंकि अक्टूबर से हमारे यहाँ बच्चे आने शुरू होते हैं और सितंबर पे हम लोग सबसे अपने लो यील्डिंग टाइम पे होते हैं। तो हम लोग लेके आए, तो उस समय हमें थोड़ा सा परेशान किया था उनके ट्रैवल की वजह से, और वहाँ पर उस समय उस फार्म पे एफएमडी रहा होगा। ठीक है, तो एफएमडी से थोड़ा शुरुआत में चूंकि उस समय हमारे पास गाय कम थी अपने फार्म पे, और लेके जो आए थे वो भी अलग अलग 2 ट्रक्स में आई थी, तो उस वजह से हम लोग मतलब एफएमडी बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वो फैलती है। तो सबसे ज़्यादा तो एफएमडी से मान लीजिए हम परेशान हुए उस समय पे, लेकिन वो जितना हम बाकी पशु पालकों से जब बात होती है, हम लोग के जो ग्रुप है अपना प्रोग्रेसिव लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे जो मुझे एफएमडी का जो फीडबैक मिला था, कभी किसी के फार्म पे से हुआ तो वो बड़ा खतरनाक था, पर वैसा हमको अनुभव नहीं हुआ। तो एक तो ये हो गया। दूसरा रोग देखिए बहुत हद तक आपके फीड पे निर्भर करता है। अच्छा। और मैनेजमेंट पे। अच्छा खिलाएंगे गाय निरोगी रहेगी। ठीक है, अभी बीच में पिछले 2 महीने हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा एक मैस्टाइटिस की 1-2 गायों में आया समस्या, लेकिन पिछले 4 साल में आप यकीन नहीं मानेंगे हमारे यहाँ एक गाय को मैस्टाइटिस नहीं है। अच्छा। उसके उसके पीछे कारण है तो स्टाफ का हमारी तारीफ है कि भाई वो मैनेजमेंट जितना हम लोग समझते हैं उतना वो करते हैं। ठीक है, दूसरा जो एक है, हम एक स्प्रे कराते हैं हर 15 दिन पे बोटॉक्स का। अच्छा। कितनी बड़ा बोटॉक्स आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। बोटॉक्स का स्प्रे कराने से क्या होता है कि बोटॉक्स एंटी फंगल एंटीवायरल स्प्रे है, तो वो क्या करता है कि जितने बैक्टीरिया या जो भी जर्म्स जिसको एक लाइन में बोल दें तो वो हैं, और जो चिच्चड़ किलनी जो भी जिस जगह पे जिसको जो बोला जाता हो, तो वो आप देख रहे होंगे फार्म हमारा है, इसमें एक स्मेल आपको गोबर की नहीं आएगी, फीड सड़ा हुआ फीड की नहीं आएगी, पेशाब की नहीं आएगी, जबकि इतनी गाय, इसको मैं हाई डेंसिटी फार्मिंग बोलूँगा एक तरह से, कम जगह पे ज़्यादा गाय हैं, उसके बावजूद भी वो महक नहीं है। उसका पीछे एक तो बोटॉक्स हो गया, और दूसरा कोई मक्खी मच्छर ये सब आप देखेंगे कि नहीं गाय को परेशान कर, जबकि ये आप डेयरी फार्मिंग के सबसे खराब महीने में हमारे पास आए हैं। बिल्कुल दुर्भाग्य से। ठीक है, मौसम है। लेकिन और बारिश अभी 2 दिन या 3 दिन पहले तो मतलब जबरदस्त है, बारिश तो पूरी रोड सब खराब हो गई थी। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मौसम में भी आपको मक्खी मच्छर चिच्चड़ पिच्चड़ कुछ नहीं दिखाई देगा। चिच्चड़ तो हमारे यहाँ होते नहीं है। जैसे हम कोई नई गाय लाते हैं तो उसके ऊपर बोटॉक्स स्प्रे करा के ही फार्म के अंदर लाते हैं। और उसको हम करीब 5 से 6 दिन हमारी कोशिश रहती है, वो हमारा जो कच्चा शेड बना हुआ है उसके अंदर रखते हैं 5 से 6 दिन। तो उस पर हम देख लेते हैं कि अगर उसको कोई समस्या नहीं है तो फिर हम उसको शेड के अंदर लेके आते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे अब आप आए हैं, हम आए हैं, कोई भी बाहर का आदमी है वो गेट से अंदर अलाउड नहीं है, आएगा भी तो उसको हम शू पहना देंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ मेरा कहने का मतलब है कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं एसेंशियल हैं। जो आपने सवाल किया था बीमारी का, तो बीमारी प्रिकॉशन से बची जा सकती है, फीड से बची जा सकती है। अच्छा, जो गाय की एनाटॉमी में, गाय के रूमन में, गाय की यूट्रस में, गाय के प्रजनन उसमें जो समस्याएं आनी हैं, वो समस्याएं आपके मैनेजमेंट से सही हो सकती हैं जो प्रजनन में आ रही हैं। और जो बाकी खिलाई पिलाई से संबंधित जो रोग हो सकते हैं कि गैस बन रही है, गाय को ब्लोटिंग हो रही है, या मान लीजिए मैस्टाइटिस का एक बहुत, जैसे अब याद आया, मैस्टाइटिस का एक सबसे बड़ा जो लोग नहीं समझते हैं, और हमारे जो हमसे सीनियर लोग हैं उन्होंने हमको बताया कि मैस्टाइटिस का बहुत बड़ा कारण जो है वो लोग सफाई, गंदगी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मानते हैं, जबकि उसका बहुत बड़ा कारण फीड के रेगुलर बदलने से। अच्छा, मतलब जैसे आज आपके यहाँ फीड उपलब्ध नहीं, आज आपने कुछ खिला दिया, कल आपने फलानी कंपनी का खिला दिया, पर अब आप ये मानिए हम लोग लकी हैं, अपने को मैं लकी कहता हूँ, और अपने उस शुरुआत के 1 साल के भ्रमण को मैं मानता हूँ, रेकी को, रिसर्च को, कि उसने मुझको इस बात के लिए बड़ा, मतलब ये कह लीजिए कि हमारे यहाँ डे 1 से जो फीड आ रहा है वो आज तक फीड वही आ रहा है। अच्छा। और वो माँ डेयरी फीड से हम ले रहे हैं। तब वो उनके यहाँ रिटेल भी नहीं था शायद जब मैं ले रहा था, केवल मैं उनसे अपना जबरदस्ती बहुत जिद करके और पीछे पड़ के उनसे बनवाया कि आप जो अपने लिए बना रहे हैं वही हमें दे दीजिए, क्योंकि आप फीड में 75 चीज़ें पड़ रही हैं, आप सब नहीं मैनेज कर सकते जब तक कि आपके पास कम से कम 100 पशु ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फीड बहुत ज़रूरी है। अच्छा फीडिंग करेंगे,
टाइम टाइम पे फीड पे जो बदलाव नेसेसिटी है कि भाई ड्राई काऊ को क्या देना है, प्रेग्नेंट को क्या देना है, हीफर को क्या देना है, मिल्किंग में क्या देना है, फ्रेश कब देना है, जैसे चलेंगे तो बीमारी नहीं परेशान करेगी। बाकी जो थोड़ी बहुत ही मान लीजिए कभी किसी गाय का पैर लंगड़ा गया, कहीं लग गया, कुछ हो गया, तो उसके अपने उपाय हैं। और हमारी कोशिश क्या रहती है कि पहले तो चूंकि फार्म से मिल जाता है कस्टमर्स के पास, पहली कोशिश ये होती है कि बीमार गाय, जैसे हमने आपको बताया कि 70% ही हमारा रिटेल है, 30% हम अपना घी मैन्युफैक्चरिंग में और बाकी जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें हम अपना इस्तेमाल करते हैं। तो जो दूध हमारा शहर जा रहा है, उस दूध में उस गाय का दूध नहीं जाएगा जो गाय हमारी एंटीबायोटिक पे है। पहली बात तो एंटीबायोटिक बहुत ही रेयरली या कभी देना पड़ा, कोशिश रहती है होम्योपैथी से, जैसे मेस्टी आउट आता है, सेप्टी आउट आता है, और भी बहुत सारे होम्योपैथिक ड्रग्स हैं। और एक हमारे मित्र हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो मुझे होम्योपैथी मेडिसिन सजेस्ट करते रहते हैं। और यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वो हैं, बस ये है कि यूट्यूब पे खजाना है, अब खजाने में आपको सब कुछ मिलेगा, वो आपकी अपनी बौद्धिक उस पर निर्भर करता है कि आप कितना उसमें से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्योंकि सब आदमी कुछ ना कुछ बोल रहा है, हर आदमी सही बोल रहा है जरूरी नहीं, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, बस इतना है। तो जो बीमारी के ऊपर एक लंबा जवाब हो गया, लेकिन उसमें जवाब यही है कि आप फीड अच्छा खिलाइए, टाइम पे बदलाव करिए, मैनेजमेंट करिए, और थोड़ा सा जो एंटी फंगल और जो स्प्रे मैं बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।